Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are jumping into part 2 of our lecture series. In the last video we talked about magnetic fields, Ampere's orbital law and the full concept of Biot-Savart's law. In this class we will look at how Biot-Savart's law compares to Coulomb's law. What's the similar and what's the different? So let's dive right in, okay? So see similarities and differences between Biot-Savart's law and Coulomb's law. The Biot-Savart's law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with Coulomb's law फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वजह से दोनों में क्या होता है कि कुछ कुछ आपके पास सिमिलैरिटीज होते हैं दोनों में एंड कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो पहले हम देखते हैं बोथ आर लॉन्ग रेंज। दोनों फोर्स आपका दोनों लॉ जो कुलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ दोनों ही लॉन्ग रेंज लॉ है। इसका मतलब क्या है देखो, सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, the principle of superposition applies to both fields. In this connection, note that the magnetic field is linear in the source ideal just as the electrostatic field is linear in its source the electric charge। यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि जो कुलम्ब्स लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस था। सिमिलरली बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी आप लोग देखे होंगे कि dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड यहाँ पे जो कंसीडरिंग पॉइंट जिस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये जो डिस्टेंस है, ओके, लेंथ एलिमेंट से कंसीडरिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कंसीडर किया था। तो यहाँ पे भी डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। दोनों में एक ही तरह का रिलेशन है, इसी वजह से बोथ आपका किस टाइप का लॉ है, बोथ आर लॉन्ग रेंज लॉ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर है इन द सोर्स आई डी एल, जस्ट एज जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज लीनियर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कौन लीनियर है, उसका सोर्स आई डी एल यानी कि कोरेंट एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। आई डी एल इज द कोरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स जैसे कि चार्ज, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स जो कि है आई इंटू डी एल। ओके, तो आई डी एल इज द वेक्टर एलिमेंट, इसको याद रखना। ओके, दिस इज द कोरेंट एलिमेंट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को जैसे स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, उसका सोर्स कौन है, स्केलर सोर्स है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी और वी कैन से वेक्टर सोर्स। वेक्टर सोर्स कौन है, आई इंटू डी एल, आई इंटू डी एल। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता था, हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे एज्यूम मेजर वगैरह करते थे, उस चार्ज की नेचर को देख के, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज होता था उसका नेचर कुछ अलग था, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसका नेचर भी कुछ अलग होता था। यहाँ देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट आई डी एल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस को परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि फॉर्मूला में आर वेक्टर क्रॉस आई डी एल है, यानी कि इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस यानी कि आर एंड आई डी एल जिस भी प्लेन में होंगे उस प्लेन को, बोथ प्लेन को वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा।
ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट यानी कि आई इंटू डी एल। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि आर के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे, जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट को जो जॉइन कर रहा होगा। ओके, आर का डायरेक्शन में ही अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये याद रखना है, it's perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current element idl. Next point, there is an angle dependency in the Biot-Savart's law which is not present in the electrostatic case. आपको पता होगा F में जो Coulomb's law में इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में देयर इज नो एंगल डिपेंडेंसी, बट बायोट-सावर्ट्स लॉ में जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि उसमें एंगल प्रेजेंट है। लेंथ एलिमेंट एंड द कंसीडरिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल था थीटा, फॉर्मूला में थीटा साइन ऑफ थीटा, दिस एंगल थीटा है। ओके, तो यहाँ पे देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल is 0 along this line theta equals to 0, so sin of 0, that's why dB भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ओके, जब भी हम वायर के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर हम एंगल देखेंगे दोनों के बीच में जो कि थीटा 0 आएगा, हमें पता है साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। एक है परमिटिविटी एंड दूसरा है परमिएबिलिटी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो परमिटिविटी का जो सिंबल होता है एप्सिलॉन, बट परमिएबिलिटी का जो सिंबल होता है म्यू। ओके, वैसे ही अगर हम क्या करेंगे फ्री स्पेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा। अगर मीडियम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, यहाँ पे म्यू आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसी तरह से भी बोल सकते हो जो परमिएबिलिटी है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो आ रहा है, एंड म्यू आपका मैग्नेटिक फील्ड के केस में आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे डिटेल्ड कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मीडियम। ओके, सो वो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन मीडियम के साथ कितना है, इसको कौन मेजर करता है, एप्सिलॉन यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। लेकिन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू नॉट is the physical quantity that measures the ability of a substance to acquire magnetization in magnetic field। वो कितना एक्वायर करेगा मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलेंगे, उसको जो मेजर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। बस यही इसी का डेफिनेशन है, एप्सिलॉन नॉट का डेफिनेशन एंड म्यू नॉट का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो द रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर हम करेंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने 4 पाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे तो हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, इन दोनों का वैल्यू
हमें पता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है कितना 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, यानी कि 1/9 इंटू 10⁻⁻9। ओके। तो यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे एंड μ0/4 पाई का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻7। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एंड इट विल बी 1/c², यानी कि 1 नीचे आपका देखो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर के साथ बराबर आ रहा है, यानी कि जो μ0 एप्सिलॉन नॉट is equals to 1/c². So this is the constant value. नेक्स्ट आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर। जैसे कि हमने बताया, हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड किसको परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यू कैन से पोजीशन वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट यानी कि IDL एंड आर, इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, हमें पता है। एंड हमेशा इसको भी याद रखना कि करंट कैरिंग एलिमेंट के चारों तरफ यानी कि इन अ रेडियल मैनर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर अ स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, अगर हमें लेंथ पता है फाइनाइट लेंथ है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, μ0/4 पाई तो रहेगा, आई यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे आर आप लोग देख सकते हो, आर आपका क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिडरिंग पॉइंट एंड द फ्रॉम द क्या है यहाँ पे करंट कैरिंग वायर से कंसिडरिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे आर। ठीक है, एंड हमें इसका लेंथ पता है वायर का, दैट इज द फाइनाइट लेंथ। तो ये दो एंगल्स जो कि दो एंड्स को कनेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों का एंगल है अल्फा एंड बीटा। तो क्या आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे आप देखो करंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, अगर इस यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, अगर करंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सॉरी थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ आपका क्या है करंट का डायरेक्शन अगर शो करेगा, देन कर्ल ऑफ द फिंगर्स एट दिस साइड, हमारे राइट साइड में क्या होगा कि इनटू द पेपर आएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या है क्रॉस क्रॉस सिंबल यहाँ पे है, इसको अच्छे से याद रखना। एंड इसका जो फॉर्मूला है क्या है μ0/4 पाई I/R साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ओके ओके, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, डायग्राम आपको गिवन है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। इनवर्ड का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल को यूज करोगे तो इनवर्ड का सिंबल आएगा क्रॉस। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, आप लोग देखो अगर ये वायर का लेंथ हमें पता है, दिस लेंथ इज फाइनाइट, तो हमें अल्फा बीटा का वैल्यू पता होगा। अगर इन्फाइनाइट लेंथ हो गया यानी कि हमें इसका एंड दोनों तरफ का एंड अगर पता नहीं होगा, देन क्या होगा इस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, जब इसका वैल्यू हमें पता नहीं होगा कि एंड कहाँ पे हुआ है, इसका टॉप एंड बॉटम एंड आपको पता नहीं होगा, अगर इन्फाइनाइट लेंथ का अगर वायर होगा, देन अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको एज्यूम करना कि वो 90 डिग्री के आसपास होगा, तो उसको हम 90 डिग्री तभी लेंगे। अगर हम 90 डिग्री लेंगे, यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू आ जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90 यानी कि 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ये वाला 2 2 यहाँ से 2 से
यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला होगा क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. So the direction of the magnetic field associated with a current carrying conductor can be determined by right hand thumb rule और Maxwell's corkscrew rule. ओके, जो भी हमने आपका जो लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर भी ये गिवन है, देखो राइट हैंड थंब रूल जैसे कि हमने बताया था, आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल. If we imagine a linear wire conductor to be held in the grip of the right hand such that the thumb points in the direction of current, then curvature of the fingers or you can say curl of the fingers around the conductor will give the direction of magnetic field lines. हमें पता है हमको इस रूल में क्या करना है, एक वायर, जिस वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर हमने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन ऐसे करके बटन से टप की तरफ है, ओके, तो हमने उस वायर को ऐसे पकड़ेंगे राइट हैंड में, तो क्या होगा, जो थंब है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एंड आवर कॉल ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स का कॉल हमें क्या देगा, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो टूवर्ड्स और इनवर्ड हो रहा है, डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ पे आउटसाइड द पेपर, यानी कि जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, यहाँ पे इनवर्ड, इस साइड इनवर्ड होगा, इस साइड आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। वैसे ही मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी इमेजिन अ राइट हैंडेड cork screw placed along a current carrying wire conductor rotated such that screw moves in the direction of current, then the direction of rotation of screw give the direction of magnetic field lines का direction हमें provide करेगा, ओके। अगर direction of current, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड करेगा। अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को किस तरफ मानेंगे, स्क्रू जिस तरफ मूव कर रहा है, रोटेटेड, जिस तरफ रोटेट कर रहा होगा उसी को अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट मानेंगे तो, ओके। सो दीज आर योर वेरी लोअर क्लासेस थिंग, ओके, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या होगा, जैसे कि आप लोग सोच सकते हो कि तुम्हारे हाथ में एक कॉर्क स्क्रू या स्क्रू ड्राइवर है, जैसे कि आप लोग ऐसे सोचो, ओके। जब तुम क्या करोगे, उस स्क्रू को किसी डायरेक्शन में घुमाते हो, मान लो आप क्लॉकवाइज उसको घुमा रहे हो, है ना, तो स्क्रू आगे की तरफ जाता है, ठीक है। आपका स्क्रू कैसे जाएगा, आगे की तरफ, अगर आप क्लॉकवाइज उसको मूव करते हो, रोटेट करवाते हो, ठीक है। सो इस रूल में क्या बोल रहा है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है, ओके। जिस भी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा उस डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो, नेक्स्ट एक आपको एग्जाम्पल गिवन है, क्या एग्जाम्पल, अ करंट 10 एम्पियर इज फ्लोइंग east to west in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find the magnitude and direction of magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 centimeter north. यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या क्या गिवन है, करंट आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, आपको 10 एम्पियर करंट आपको गिवन है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, इससे करके 10 एम्पियर करंट, ओके। हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर नॉर्थ के, यानी कि ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर आगे। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻² मीटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, जैसे कि हमें पता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए
क्योंकि यहाँ पे तो आपको लेंथ वगैरह कुछ गिवन नहीं है, फाइनाइट लेंथ वगैरह कुछ गिवन नहीं है, इसी वजह से वी आर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द वायर विल बी इनफाइनाइट हियर। ओके, यहाँ पे गिवन है कि लॉन्ग वायर, बट वायर का लेंथ गिवन नहीं है, इसका मतलब इट मस्ट बी अ इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 4 पाई × 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू 10 एम्पियर, नीचे 2 पाई, आर का वैल्यू 10 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल से आप लोग पता लगा सकते हो। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ड्यू टू फॉलोइंग करंट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आपको अगर यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो अगर हम मान लेंगे ये वायर है एक, ओके ये लॉन्ग वायर है, दिस इज द लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे जो करंट है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस वायर को हम लोग हमारे राइट हैंड में पकड़ेंगे एंड थंब का डायरेक्शन यहाँ ऐसे करके आप लोग अपने हाथों को इस तरह से रखो कि थंब का डायरेक्शन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें इस 10 सेंटीमीटर यानी कि इस यहाँ पे जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तब हम देखेंगे कि इनवर्ड आ रहा है, यानी कि इनवर्ड परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि आप लोग इस साइड आप लोग क्रॉस सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a coil bent in the form of square of side to a carrying current I। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, हमें किसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में निकालना है ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉइल को बेंट करके उसको स्क्वायर के फॉर्म में लाया है एंड स्क्वायर का जो साइड आपको क्या है 2a गिवन है एंड इसमें करंट आई आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा अगर ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, दिस आर द डायगोनल्स, राइट, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, देन अगर इसको हम फोल्ड करेंगे और बेंट करेंगे तो ये आधा एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री व्हेन दिस डिस्टेंस इज ए एंड ए फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एडी। सो हियर द एंगल इज θ1 एंड θ2 इज 45 डिग्री। इसको आप ऐसे करके यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो ए डी इस वाले फिगर से ए डी इस वायर में आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ इसको इस तरह से समझो, इस मिड पॉइंट से लेट सपोज पी और यहाँ पे सेंटर है ओ, दैट इज ओ, हियर ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है 45 45 ईच। ठीक है, हमको इस सेंटर में निकालना है ड्यू टू दिस वायर एंड दिस लेंथ इज फाइनाइट जो कि है 2a डिस्टेंस का। ओके, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड एट अ पॉइंट। ऐसे करके हमने एक साइड के लिए निकाला है, वैसे करके आप लोग इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए भी निकालोगे, यानी कि एक ही साइड का अगर आप निकाल दोगे उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सो फॉर्मूला में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला था यही वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इस टाइप का डायग्राम वहाँ पे बन रहा है। अगर उस डायग्राम को हम ब्रेक करेंगे तो इस टाइप का
डायग्राम बन रहा है। तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, यहाँ पे साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री आएगा। तो देखो वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यूज़ वगैरह पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए। ओके, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन कैसे हमने डिराइव किया आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, इसको हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वगैरह सब हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।